दोस्तों, आज फिर से कुर्कबांड और कलयुग का धर्मराज। ये कवर चित्र है दोस्तों। एक दिन कुर्कबांड और मोटू एक केस की छानबीन के सिलसिले में अपने शहर से बाहर चित्तौड़गढ़ जा रहे थे। लगातार सफर करते हुए उन्हें 3 घंटे से भी अधिक हो चुके थे। बांड भैया, पीछे बैठे बैठे तो मेरी कमर का कमरा बन गया। अब तो शरीर के साथ साथ सिर भी बुरी तरह दुखने लगा है। ऊपर से जबरदस्त भूख भी जान निकली जा रही है। आखिर कितनी दूर है तुम्हारा चित्तौड़गढ़? बस 3 घंटे का रास्ता और है। क्या? अबे अबे, संभल कर बैठना, पहले तुझे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। बांड भैया, गाड़ी यहीं रोक दो इसी वक्त। लेकिन क्यों भाई? इसलिए कि अब तुम्हारे साथ 1 फुट भी आगे चल नहीं जाना चाहता। मुझे यहीं उतार दो, इन सुनसान में। हाँ, मैं यहीं उतरूंगा। कुर्कबांड ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। चलो नीचे उतर जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर आसपास कोई ठहरने की जगह है और न खाने पीने का कोई होटल, तुम कितनी देर और तुम किसी तरह मरो या मर मरो न मरो, लेकिन भूख से जरूर मर जाओगे हैं। अरे अरे, ठहरो, मुझे भी साथ ले चलो। मुझे भूखा नहीं मरना, हरगिज नहीं मरना। ही आ गई अकल मोटू की। और बांड ने गाड़ी तो नहीं रोकी, लेकिन स्पीड जानबूझकर धीमी की हुई थी। लिहाजा मोटू बंदर की तरह उछलकर पिछली सीट पर जा पहुंचा। क्यों, क्या हुआ मोटू? मेरे साथ फिर से क्यों चल रही दिए? हफ हफ हफ। वो तुमने पहले क्यों नहीं बताया आसपास कोई होटल नहीं? देखो बांड भैया, मुझे हर तरह से मरना मंजूर है, लेकिन भूखा मरना नहीं। अल्लाह ताला ने जब मुझे इतना खूबसूरत पेट दिया है तो मैं हर हाल में भरकर मरूंगा। चलो प्यारे मोटू, तुम इतने जोर से भूख लगी है तो पहले तुम्हें कोई अच्छे से होटल पे खाना खिलाता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें लंबी उम्र दे। लेकिन यह अच्छा सा होटल कितनी दूर है बांड भैया? बस 1 किलोमीटर पर। मोटू ने आकाश को देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना की। वाह मेरे बांड भैया, कितने अच्छे हैं, ऊपर वाले इन्हें सदा खुश रखना। तभी आकाश में एक विशेष स्थान पर चील और गिद्ध मंडराते देखा। हैं, चील और गिद्ध इतने अधिक तादाद में? क्यों, क्या हुआ? बांड भैया, उस तरफ देखो, वहाँ कितनी चील और गिद्धे हैं। लगता है वहाँ कोई खाने की चीज है, सामग्री आदि है, गोश्त। परंतु वह गोश्त किसका हो सकता है? अबे होगा किसी का, चील कौवे का। तुझे क्या? बांड भैया, कुत्ते बिल्ली और चील कौवे व गिद्ध कभी अपनी बिरादरी का गोश्त नहीं खाते। ध्यान से देखो, इधर नीचे कुत्ते किसी का मांस नोच रहे हैं। यार तू कोई और जानवर होगा। तभी मोटू ने झुंड के कुत्ते को दौड़ता अपने आते देख बुरी तरह चीखा। बांड भैया, मोटरसाइकिल रोको। ओ, अब क्या हुआ? बांड ने मोटरसाइकिल रोक दी। बांड भैया, वो देखो, कुत्ता के मुंह में क्या है? बांड ने गौर से कुत्ते के मुंह में दबी वस्तु देखा। है, यह तो हाथ है। अबे, कुत्ते के मुंह में वास्तव में किसी मनुष्य का हाथ दबा हुआ है। लगता है वहाँ कोई मुर्दा पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन मुर्दा वहाँ इस तरह खुले में पड़ा हुआ है, यह एक सवाल है। बांड मन ही मन मोटू की बुद्धिमानता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। कितनी दूर की बात सोची है मोटू ने। बांड तुरंत ही मोटरसाइकिल का रुख उसी ओर किया जिधर गिद्ध और चील मंडरा रहे थे। कुत्ते का झुंड एकत्रित था। मोटू, तुम इतने समझदार कब से हो गए? तब से बांड भैया, जब से तुम मनमौजी को मुझसे ज्यादा समझदार समझने लगी हो। सिरदी वो स्थान पर पहुंच गए। ओह, यह तो वास्तव में एक नची खुची लाश पड़ी है। लेकिन यह लाश किसकी हो सकती है? लाश किसकी और क्यों है, यह विषय बाद में सोचने का है। पहले
तुम उतरो, कुत्तों और चील गिद्धों को भगाओ। मोटू मोटरसाइकिल से उतरकर गिद्धों और चीलों को भगाने लगा। जबकि बांड लाश के नजदीक पहुंच गया और लाश को देखने तभी चौंका। अरे, यह तो मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही। तो यह लाश हमारे शहर के कुख्यात बदमाश कालू की है, जो कि काफी समय से जेल से फरार था। तुम यह क्या बदबुदा रहे हो बांड भैया? मोटू, जरा गौर से देखो, यह तो मेरे शहर का कालू बदमाश तो नहीं है? हाँ भैया, वही है। लेकिन 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 को मारो गोली, फौरन पुलिस को फोन करो। अच्छा होगा तुम अंकल पटाखा सिंह को फोन करो, बाकी यहाँ पुलिस से संपर्क वही कर लेंगे। परंतु बांड भैया, यहाँ वीराने में टेलीफोन कहाँ होगा? गाड़ी से जाओ और आसपास कहीं से फोन कर दो, ठीक है? मोटू मोटरसाइकिल स्टार्ट कर फौरन करके चला गया। बांड जेब से रुमाल निकाल कर नाक पे रख लिया। लाश कितनी तेज दुर्गंध निकल रही है, उससे यही लगता है कम से कम 2-3 दिन यह लाश यहीं पड़ी रही है। किंतु सवाल यह पैदा होता है, कालू दादा को मारने के लिए यहाँ इस जगह चुनी, चील कौए और कुत्ते उसका मांस नोच रहे हैं। लेकिन लेकिन नहीं, कालू दादा जैसा आदमी आत्महत्या करने के लिए ऐसी वीरान स्थान पर कदापि नहीं सुन सकता। इसका मतलब हुआ किसी ने इसकी हत्या करी है, लाश यहाँ फेंकी है ताकि इसके मांस चील कौए को अच्छी तरह खा सके। किंतु सवाल यह पैदा होता है कि हत्या किसने की, और बदमाशों की आपसी रंजिश का परिणाम तो नहीं? सिर दी मोटू वापस लौट आया और जैसे बदमाश को मारकर किसी को क्या उद्देश्य सफल हो सकता है। बांड भैया, मैंने फोन कर दिया, अंकल पटाखा सिंह खुद आ रहे हैं। यह ठीक रहा। मोटू के जाने के 15 मिनट बाद वहां लोकल पुलिस फोर्स पहुंच गई। मैं चितनगर का इंस्पेक्टर शर्मा, यह इलाका मेरे अंडर में आता है। मुझे कुछ देर पहले इंस्पेक्टर पटाखा सिंह ने इस लाश के बारे में फोन मिला था। आपने आप में से मिस्टर बॉन्ड कौन है? जी, मुझे ही कुर्क बॉन्ड कहते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। इंस्पेक्टर पटाखा ने आपके बारे में मुझे बताया था, वैसे भी अखबारों में मैंने आपके कारनामे पढ़े हैं। जी धन्यवाद। आपने लाश को छुआ तो नहीं? जरूर छू लेता यदि इसमें दुर्गंध न निकल रही होती, फिर मेरा क्लाइंट क्लाइंट होता। बिल्कुल, आप ही इसकी लाश आपकी ही की तलाशी लीजिए। हो सकता है जेब में कोई ऐसा सूत्र हाथ लग जाए जिससे यह मालूम हो जाए इसने आत्महत्या की है या किसी ने इसकी हत्या की है। इस जैसे बदमाश आत्महत्या नहीं करते मिस्टर कुर्कबॉन्ड, बल्कि आपसी दुश्मनी में इसकी हत्या होती है। वो लगता है आप कालू बदमाश को अच्छी तरह परिचित है। हाँ, यह स्ट्रीट शीटर है। इससे मैं अपने शहर में ही एक पुलिस स्टेशन में कार्यरत था और यह उस इलाके का माना हुआ बदमाश था। इसलिए मैंने इसे एक के कारनामे से वाकिफ हूँ। फिर इंस्पेक्टर शर्मा के आदेश पर सिपाही लाशों की तलाशी लेने लगा। सिरदी साहब, इसकी जेब से यह टाइप किया हुआ कागज निकला। ओह लाओ। इंस्पेक्टर शर्मा ने कागज पढ़ा। इस मुर्दे का नाम कालू है, पता है C420 जोहरपुरा रामनगर रामगढ़, और काम है बदमाशी करना, गरीब और बेसहाय लोगों को चाकू रिवॉल्वर से धमकाना या लूटपाट करना। आता इसके तमाम गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस रिकॉर्ड की अतिरिक्त सजा ये मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज है। कलयुग का धर्मराज, यह कौन सा बला पैदा हो गई? भला जो कोई भी हो, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं रहा कि कालू दादा का मर्डर हुआ है। वह तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। तुरंत सवाल यह पैदा होता आखिर यह कलयुग का धर्मराज कौन है? यह सोचना तो आपका काम अंकल, हमें इजाज़त दीजिए। अरे, क्या तुम इंस्पेक्टर पटाखा सिंह से नहीं मिलोगे? बस आने वाले होंगे, उनसे कह दीजिएगा हमें उनसे पुलिस स्टेशन में मिल लेंगे।
फिर बांड और मोटू मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से चल पड़े। अजीब आदमी है बांड भैया, यह अचानक तुम्हें वहां से क्यों खिसक लिए? अबे बदबू के मारे दिमाग फटा जा रहा था, खिसकता नहीं तो और क्या करता। वैसे प्यारे मोटू, तुम्हारा कलयुग के धर्मराज के बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो वह कोई नया सिरफरा मालूम पड़ता है, जिसे कानून से टकराने का नया शौक पैदा हो गया लगता है। बात तो तुम्हारी किसी हद तक मुझे ठीक लगती है, परंतु जिस ढंग से उस हत्यारे को ने पत्र लिखा है, उससे लगता है वह कोई पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, परंतु साथ साथ किसी मुसीबत का मारा भी है, वरना कानून को हाथ में लेकर वह कानून से टकराने की कदापि साहस नहीं करता। उप बांड भैया, तुम्हें तो मालूम है मामूली कत्ल भी कोई गूढ़ बात छिपी नजर आती है। प्यारे मोटू, इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं आँख, कान और नाक हमेशा खुली रखता हूँ, इसलिए मुझे खतरे की बू अभी से आने लगी। मोटू मुंह बिचका कर रह गया। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर बाण ने अपना काम निपटाया, फिर वापस अपने शहर की ओर चल पड़ा। अगले दिन सुबह अपने ऑफिस की ओर जा रहे थे। अरे वह सामने एक भीड़ कैसी, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ लगता है। सड़क जाम थी, लेकिन मोटू ने मजबूरन मोटरसाइकिल रोक देनी पड़ी। तुम यहीं रुको, मैं माजरा देख कर आता हूँ। यदि भीड़ जल्दी ही मार्ग न हटने की संभावना हुई तो लौट कर किसी और रास्ते से ऑफिस चलेंगे, ठीक है? और फिर बांड भीड़ की ओर बढ़ने लगा। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती वहां पहुंची। पी पी पी, चलो अब भीड़ ज़्यादा देर जल्दी ही सड़क छोड़ देगी। वहां पहुंचते ही पुलिसियां भीड़ को हटाना आरंभ कर दिया, और जैसे ही लोग भीड़ से हटी है लाश, लेकिन यहाँ हालात देखकर तो ऐसा लगता है किसी वाहन की चपेट में आया है। फिर अगले ही पल इंस्पेक्टर जगदीश छानबीन कर रहे हैं। चल कर उन्हीं से बातचीत करता हूँ। हेलो अंकल, अरे तुम, कहो भाई तुम यहाँ कैसे? कहीं तुम इस हत्या की खबर पाकर तो यहाँ नहीं आए? हत्या? क्या तुम चौंके क्यों? हत्या की बात सुनकर भला कौन नहीं चौंकेगा अंकल? कौन है यह शख्स, कुछ पता चला? हाँ, यह सेठ मुरलीधर का शव है। क्या मुरलीधर? क्यों, तुम इसे पहचानते नहीं? इन्हें? हाँ, इन्हें भला कौन नहीं पहचानेगा अंकल, यह तो शहर की मशहूर हस्ती है, करोड़पति सेठ मुरलीधर। इस शहर के सैकड़ों छोटे बड़े मकान होंगे इनके, परंतु इनका कत्ल भला इन जैसा नेक, शरीफ और महात्मा पुरुष की हत्या कौन कर सकता है? यह भला मैं कैसे कह सकता हूँ? सिपाही तलाशी ले रहा है, हो सकता है इसके वस्त्रों में कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाए जिससे हत्या की सुराग लग जाए। परंतु तुम यहाँ नहीं बताया, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? ऑफिस जा रहा था, भीड़ देखकर मजबूरन रुकना पड़ा। ओह, तभी सर, इसकी लाश की जेब में ये टाइप किया हुआ एक पत्र मिला। ओह। इंस्पेक्टर जगदीश ने वह पत्र पढ़ा। लाश का नाम सेठ मुरलीधर, पता JT29 साउथ एक्सप्रेस, काम पैसों के दम पर मासूम अबलाओं की इज्जत लूटना, गुंडों के दम पर गरीबों का खून चूसना, रातों रात को दूसरे घर में डाके डालना, के इस सफ़ेद फौज शैतान के तमाम गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस रिकॉर्ड में तो यह सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता, कलयुग का धर्मराज। क्या कलयुग का धर्मराज? हाँ, किंतु तुम चौंके क्यों? सब कुछ सुनकर इसका तब पांड ने कालू दादा की हत्या के बारे में बता दिया। सब कुछ सुनकर इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों खून एक ही व्यक्ति ने किए हैं, और पूरी प्लानिंग और सोच समझ कर किए हैं। बिल्कुल, और मुझे यह आदमी यमदूत से ज़्यादा डेंजर लगने लगा है। कौन, आखिर कौन हो सकता है यह कलयुग का धर्मराज? यह सोचना और उसे ढूंढने का कानून के शिकंजे में कसना आपका काम है अंकल, मैं चला। और बॉन्ड बिना इंस्पेक्टर जगदीश की आज्ञा लिए लंबे लंबे डंक भरता हुआ मोटू
के पास पहुंचा। बांड भैया, मैंने लोगों को से पता किया है, लाश सेठ मुरलीधर की है, किसी ने उसका कत्ल कर दिया। तुमने ठीक पता लगा कहकर बांड मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मोटू के पीछे बैठने पर मोटरसाइकिल बैक करके एक दूसरी सड़क पर डाल दी। बांड भैया, कुछ पता चला? सेठ मुरलीधर जैसे नेक और शरीफ इंसान का खून किस शैतान ने किया है? हाँ, और खूनी का नाम कलयुग का धर्मराज है क्या? हाय, मर गया। ओह, यह तो हो गया काम से। बाण ने तुरंत मोटरसाइकिल ब्रेक लगाए और उतरकर मोटू के पास पहुंचा। हाय हाय, टूट गई। अबे कुछ सही सलामत भी है या सारी की सारी टूट गई? बांड भैया, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई। चल तो फिर गनीमत है, मैं तो समझा था कि तेरी गर्दन की हड्डी टूट गई। बांड ने किसी तरह धकड़कर मोटू को उठाकर मोटरसाइकिल पर बिठाया और वहां से चल पड़ा। अब कहाँ चल रहे हो बांड भैया? घर तो अच्छा होगा, मुझे जोरों का दर्द हो रहा है। घर ही चल रहा हूँ। अब इस मुहूर्त ही खराब हो गया है तो मुझे तुझे बोरे को ऑफिस में ले जाकर क्या करूँगा? 2 दिन 2 हत्याएं कर चुका है कलयुग का धर्मराज। आखिर कौन है वह, क्या चाहता है और यह हत्याएं क्यों कर रहा है? यह धर्मराज का बच्चा लगता है इस शहर में कोई नया ही बवाल पैदा करके रहेगा, वरना इसका नाम दूसरी बार सुनते ही मेरी कमर का कमरा न बन गया जाता। दूसरे दिन श्यामनगर की पुलिस को किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन मिला। इंस्पेक्टर साहब, बेला रोड पर के मैदान में किसी की लाश पड़ी है। आप कौन बोल रहे हैं? आपका नाम पता? कुछ देर बाद पुलिस बेला रोड के वीरान मैदान में पहुंची। वहां वास्तव में एक लाश पड़ी थी। लाश की तलाशी लेने पर एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, नाम डॉक्टर मिश्रा, पता G23 गौतम चौक, काम गैरकानूनी ढंग से कुंवारी लड़कियों के गर्भ गिराना तथा बाद में लड़कियों को मजबूरन का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करके उनके साथ अपने मित्रों को हवस का शिकार बनाना। मैं इसे संगीन गुनाहों को देखते हुए सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता कलयुग का धर्मराज। ओ माय गॉड, कलयुग का धर्मराज द्वारा एक और खून। उसी रात पुलिस को कचहरी रोड पर एक लाश मिली। भीड़ से परे हटो, इसकी तलाशी लो। जी साहब। तलाशी लेने पर लाश के पास एक धर्मराज का पत्र बरामद हुआ। नाम श्रीधर, पता 4/12 विवेकपुरा ठींगानगर, काम नकली दवाई बेचना और दवाइयों के नाम पर स्कूल कॉलेज छात्रों को नशीले इंजेक्शन और ड्रग्स बेचना। मैं इसके संगीन जुर्मों को देखते हुए इसे सजा मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता कलयुग का धर्मराज। उप कलयुग का धर्मराज द्वारा एक और खून। कौन हो सकता है यह सिरफिरा कातिल और यह हत्या क्यों कर रहा है? दूसरे दिन दोपहर को एक टैक्सी पुलिस को एक लाश मिली। उस लाश के पास से धर्मराज का एक पत्र बरामद हुआ। नाम सुदर्शन लाल, पता जनकपुरी, पेशे से वकील। हकीकत में यह शैतान जो खूनी चोर लुटेरों की पैरवी करता है और कानून की बंद आंखों में धूल झोंक कर उन्हें बचाता है। मैं अपने कानून के मुताबिक तुझे सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता कलयुग का धर्मराज। हे भगवान, कलयुग का धर्मराज। और लाशों का मिलना रोज जारी रहा और साथ उसके पास कलयुग के धर्मराज का पत्र भी। सर, तलाशी में यह पत्र मिला है, पढ़ो इसे। नाम RS साई, पता चिदरमपुर, पेशे से जज, किंतु ईमान और कर्म से बेईमान चोर। यह शख्स पैसों के बदले कुछ भी कर सकता है। अपने माँ बहन व देश के ईमान धर्म सब कुछ बेच सकता है, यहाँ तक कि अपने आप को भी। यही कारण है कि प्राय शैतान किस्म के लोगों से इसकी अदालत से साफ बरी हो जाते हैं। इसके भयानक गुनाह को देखते हुए इसे सजाए मौत देता हूँ। मौत का फरिश्ता कलयुग का धर्मराज। माय गॉड, यह धर्मराज है या यमराज? शुरू में तो कई दिन तक 4 से लेकर 10 लाश
तक शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस को मिलती रही और सभी लाशों में किसी न किसी संभ्रात कहे जाने वाले व्यक्ति की होती। फिर पुलिस ने लाशों के साथ साथ एक बेहोश व्यक्ति और विभिन्न स्थानों पर पड़े मिलने लगे, जिनके हाथ पैर कटे और उनके पास भी धर्मराज का पत्र प्राप्त होता। मौत की सजा इसलिए नहीं दी सिर्फ यह चोर हो, सुधर जाओ वरना अगली बार मौत की सजा ही मिलेगी। कलयुग का धर्मराज। एक अन्य व्यक्ति, आंख निकाल रहा हूं ताकि फिर किसी की माँ बहन पर बुरी नजर न डाले। कलयुग का धर्मराज। एक अन्य व्यक्ति के पास एक इस तरह पत्र बरामद हुआ है। पैर काट रहा हूं ताकि फिर किसी लड़की की असमस्त न लूट सको। कलयुग का धर्मराज। इसी तरह की वारदातें रोज रोज होती रही। लाशों के अंग कटे लोगों को रोज रोज मिलते रहे। पूरे शहर की पुलिस बुरी तरह परेशान हो गई। कलयुग का धर्मराज। कलयुग का धर्मराज। अब आप लोग अभी तक यह नहीं पता कर सके यह खूनी वास्तव में कोई पुरुष है या अथवा स्त्री। आखिर कौन है यह खूनी? मैं सिर से सिर इस अरेस्ट हुआ देखना चाहता हूं। अखबार वाले अलग अलग शहर में हंगामा मचाए हुए थे। आज की ताज़ा खबर, शहर के कुख्यात गुंडा जाबिर कलयुग के धर्मराज द्वारा मारा गया। आज की ताज़ा खबर, कलयुग का धर्मराज ने औरतों के व्यापारी की आंखें निकाल ली। धीरे धीरे कलयुग का धर्मराज की दहशत चोर लुटेरे बदमाशों खूनियों सफ़ेद पोशों शैतानों और स्मगलरों के साथ साथ समाज में छुपे अन्य दुष्ट भेड़ियों पर भी फैलने लगी। आज की ताज़ा खबर, शहर के बदनाम व जमा और पेशेवर लोग शहर से छोड़कर भाग रहे हैं। आज की ताज़ा खबर, धर्मराज की व्यापारी वर्ग को कठोर चेतावनी, आज्ञा पालन करने वालों को मौत की सजा है। और धर्मराज की चेतावनी, महंगी चीजें बेचने वाले तथा मिलावट करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे। क्या हे राम, हाय अब क्या होगा? और एक दिन, वाह वाह क्या खबर छपी है। पब्लिक हैरान तो पुलिस परेशान, लेकिन कोई अभी तक यह नहीं जान पाया कि धर्मराज शैतान है या भगवान। वह तुक्काबंदी जोड़ी है अखबार वालों ने भी। अबे गधे, यह तुक्काबंदी नहीं बल्कि हकीकत है। धर्मराज असल में क्या है यह कोई नहीं जान पाया। हाँ, यानी कि देश में क्या दुनिया में का माना जासूस कुर्कमांड भी नहीं। जहाँ धर्मराज के कार्यों इस समय जनता बहुत अमन और सुख चैन मना हुआ है, वहीं जमाखोर लोग और उल्टा सीधा काम करने वाले को बुखार चढ़ा हुआ है। पुलिस वालों को भी कलयुग का धर्मराज को न पकड़ पाने के कारण परेशान है। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर से लेकर नीचे तक पिलाई हो रही है। यानी कि आजकल इसलिए फूफाजी अधिक परेशान है। अबे यह कोई पूछने की बात है? देखा नहीं उनकी मूछें के बाल किस प्रकार ढीले पड़े हुए हैं? बांड भैया, सच पूछो तो आजकल मुझे उनकी मूछों, चाल, जबान के साथ साथ उनके पैंट भी ढीली और गीली नज़र आती है। क्या कहा? वो मेरा मतलब है कि वो, अबे मैं करना बंद और जल्दी तैयार हो जा। हमें इसी समय चलकर उन्हें पटाखा अंकल से मिलना है। वो क्यों भाई? अबे सारी रामायण पढ़ ली, अब भी पूछ रहा है सीता किसका बाप था? अबे बैंगन के भरते कलयुग के धर्मराज के कारण दूसरों के साथ साथ पटाखा अंकल भी आजकल बोलती बंद हो रही है। शायद इसलिए उन्होंने हमें मदद के लिए बुलाया है। चल अभी जल्दी तैयार हो जा। दोनों उठकर भीतर की ओर चल पड़े। भीतर वास्तव में धर्मराज के कारण बहुत परेशान थे। यही कारण था कि आजकल उनके घर में कलह रहती है। बांड की माँ उनसे हर किसी न किसी बात पर तू मैं होती रहती है। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, खोपड़ी खराब न करो। अजय, मैं कहती हूँ आप मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना यदि मुझे कहीं धर्म भाई मिल गए तो उनसे कहकर तुम्हारा सारा दिमाग ठीक करवा दूंगी। क्या
वे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जाओ तुम अपना काम निपटा कर लो। कुछ देर में कुरुकपांड और अनोखी की फटफटिया सतानी पुलिस स्टेशन की तरफ उड़ी जा रही थी। लगभग 10 मिनट बाद, गुड मॉर्निंग अंकल। अरे तुम, अरे भाई आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे अंकल, कोई खास बात है क्या? लगता है तुम भी मेरी हंसी उड़ाने पर तुले हो। वो ऐसी बात नहीं अंकल, वैसे मैं समझ गया कि आपकी परेशानी का कारण कौन है। जरूर वह कलयुग का धर्मराज ही होगा। मैंने ठीक कहा ना अंकल? बिल्कुल। समझ में नहीं आता कि उस धर्मराज को शैतान कहूँ या भगवान। एक तरफ जहाँ जनता उसकी कारगुजारी देखकर खुश है, उसे दुआएं दे रही हैं, दूसरी ओर गलत किस्म के लोग उससे बुरी तरह भयभीत हैं और उसके कोस रहे हैं। और इन दोनों वर्गों के बीच हम लोग बुरी तरह पिस रहे हैं। बड़े लोग यानी सेठ, साहूकार और नेताओं को पुलिस के अधिकारी आदि सभी अपनी जानें खतरे में दिखाई दे रही है। क्यों? कलयुग के धर्मराज ने उन सबको मौत के घाट उतारने और धमकी दी हुई है। अतः वे हमें बार बार कानून को, व्यवस्था को दुहाई देकर अपने प्राण बचाने की गुहार कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के कर्णधार और हमारे ऑफिसर धर्मराज को न पकड़े जाने पर रोज हमें फटकार लगा रही हैं। हम जैसे छोटे ऑफिसर परेशान हैं। खास तौर पर तो मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस स्थिति में क्या करूँ और क्या नहीं। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ अंकल, लेकिन इतने दिनों तक आपने अपनी ओर से पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उस अजीब और गरीब इंसान धर्मराज के बारे में कुछ नहीं जान पाया। बांड बेटे, कुछ भी करो, मेरी मदद करो। यदि वह खूनी जल्दी ही नहीं पकड़ागा तो मुझे पुलिस की नौकरी से रिजाइन देना करना पड़ेगा। अरे अरे, यह आप क्या कह रहे हैं अंकल? अंकल मैंने सही अंकल मैं सही लेकिन नेक इंसान धर्मराज को दुष्टों, पापियों और भ्रष्ट लोगों को सजा देकर इस एक प्रकार से कानून यानी आपकी मदद कर रहा है। और देखिए आम जनता भी खुश है। यानी जो काम आज तक आप और आपका आंधा कानून नहीं कर सका, वह कुछ ही दिनों में एक महान इंसान ने कर दिखाया। ही मजाक मत करो बांड, और कुछ ऐसा उपाय करो जिससे धर्मराज हमारी गिरफ्त में आ जाए, तभी मेरी और मेरी जैसे पुलिसकर्मियों की जान बच सकती है। ओह, ऐसा उपाय? ओ बांड भैया, अंकल की परेशानी से बचाने के लिए कोई ऐसा उपाय खोज ही निकालो। तभी इंस्पेक्टर साहब, मालिक मालिक, हमें बचा लीजिए। अंधाता, माई बाप, हमें बचा लीजिए। अरे अब क्या मुसीबत आ गई? हमें बचा लीजिए माई बाप, हमारी जान बचा लीजिए, वरना कलयुग का धर्मराज हमारी जान ले लेगा। अरे क्या हुआ? हजूर माई बाप, हम सब चोर, उचके, बदमाश, स्मगलर, जरा पेश वाले लोग हैं, और खुदा के भाई यम धर्मराज ने हमें पत्र लिखा है और धमकी दी है। हम सब अपनी आंखें, हाथ पैर, हाथ हाथ पाँव अपने आप फोड़कर या काट कर अपने आप को सजा दे, वरना हम सबको बेमौत के घाट उतार देगा। कहाँ है पत्थर? तुरंत उन्होंने अपनी अपनी जेब से धमकी भरा पत्थर निकाल कर इंस्पेक्टर पटाका सिंह की मेज पर रख दिया। हमें बचा लीजिए हजूर। कुरुकपांड और मौत का फरिश्ता। दोस्तों, अगली कॉमिक्स है।